नमस्कार मित्रों, एलटी और जीआईसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले के सेट में दोनों सेट में हमने राज्य की परिभाषाओं के बारे में बात किया था। राज्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में बात किया था। इस सेट में हम राज्य के निर्माणक तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वे हैं जो जिनसे राज्य का निर्माण होता है या राज्य के निर्माण का आधार वे हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से और इस सेट में हमने कुल 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और हो सकता है इसका एक सेट अभी हम आगे फिर से ले आए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट थॉमस, एक्विनास। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप, व्यक्ति का विस्तार ही क्या है? राज्य। तो कहता है, सुकरात कहता है, अरस्तु कहता है या सेंट थॉमस एक्विनास कहते हैं? वास्तव में इसमें आंसर होगा प्लेटो। आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ऐसा कहता है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। दरअसल राज्य का आंगिक सिद्धांत आप सब लोग जानते होंगे इसको। राज्य का आंगिक सिद्धांत, राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है, यह आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के समय से ही प्रचलित माना जाता है। और प्लेटो राज्य के बारे में कहता है कि जो राज्य है वह व्यक्ति का ही बृहद स्वरूप है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह व्यक्ति के व्यवहार को जो है परिभाषित करता है। वह कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार के 3 प्रमुख स्रोत हैं या यह इन तीनों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार बनता है। वह कहता है कि वो तीनों को मेरे में कहता है कि जो पहला है वह है तृष्णा, तृष्णा यानी एपिटाइट। दूसरा कहता है मनोवेग, मनोवेग यानी इमोशन। ठीक है, और तीसरा वह कहता है ज्ञान। क्या कहता है? ज्ञान। तो तृष्णा कहता है, यह कहता है कि तृष्णा के बारे में कि जो तृष्णा होती है वह व्यक्ति की कमर में होती है, यानी एपेटाइट के पोर्शन में होती है और यह प्रायः व्यापारियों में पाई जाती है। ठीक है। मनोवेग के बारे में कहता है कि मनोवेग व्यक्ति के हृदय में होता है और यह प्रायः हृदय में होता है। मनोवेग कहाँ पर होता है? हृदय में होता है। और ज्ञान जो होता है व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। ज्ञान जो होता है व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। तो ये कहता है कि ये जो तृष्णा और मनोवेग और ज्ञान है, ये इसी आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का या व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण होता है। वैसे तृष्णा से संबंध व्यापारी से है, मनोवेग से संबंध सैनिक से है और ज्ञान से संबंध दार्शनिक से है। और वह कहता है कि जो दार्शनिक है, जिनको की ज्ञान है, उन्हीं को ही क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। तो यह भी कहता है कि इन तीनों के सम्मिलित मिश्रण से ही राज्य का निर्माण होता है। आंगिक सिद्धांत में प्लेटो क्या कहता है कि तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान, इन तीनों के मेल से ही क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास या फिर मैकियावेली? कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? यहां से बताइएगा इसको आप। प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास या फिर मैकियावेली? इसमें आंसर होगा आपका पी यानी अरस्तु। पी यानी अरस्तु। यह अरस्तु का स्टेटमेंट है, अरस्तु का यह कथन है। अरस्तु यह कहता है कि जैसे कोई शारीरिक प्रणाली हो, जैसे कोई हमारी शारीरिक प्रणाली है और इस शारीरिक प्रणाली में वह यह मानता है कि शरीर पहले बनता है और शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो बाद में बनते हैं। तो कहता है कि इसी तरह से राज्य पहले बनता है और फिर क्या बन जाता है?
समाज बन जाता है। ठीक है, ठीक। वह यह मानता है कि अगर राज्य पहले है को रखा अगर राज्य को पहले रखा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह एग्जाम्पल देता है, इसमें उदाहरण देता है, जैसे शरीर है हमारा, उस शरीर से हमने एक हाथ को काट दिया तो जो कुछ उसके बाद हो जाएगा, लेकिन शरीर हो सकता है कि बना रहे, क्योंकि शरीर से पृथक हाथ का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, या विकास का परिणाम। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, या फिर विकास का परिणाम है। अब अगर अरस्तु को आप पढ़े हैं तो अरस्तु ना तो दैवी इच्छा की बात करता है और ना ही बल और भय की बात करता है और ना ही वह राजनीति और धर्म के संयोग की बात करता है। उसका यह मानना होता है कि जो राज्य बनता है वह एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। राज्य जो बनता है वह है क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। वह राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। इसके लिए क्या मानता है कि राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है, और या इसी को आप कह सकते हैं कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, राज्य को क्या मानता है वह, एक तो कहता है कि राज्य प्राकृतिक संस्था है और दूसरा कहता है कि जो राज्य है वह स्वाभाविक संस्था है। क्या है, राज्य स्वाभाविक संस्था है। तो अब एक प्राकृतिक संस्था या एक स्वाभाविक संस्था जो होती है वह किसी एक का परिणाम कभी नहीं हो सकती। वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होती है, और इसीलिए वह क्या मानता है कि राज्य जो है एक क्रमिक विकास का परिणाम है और यह सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है, यानी राज्य से बढ़कर कोई भी संस्था नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूं यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था। मैं ही राज्य हूं यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था। जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां या पोप प्रथम। अब मैं ही राज्य हूं यह ऐसी घोषणाएं कौन कर सकता है, इसमें निरंकुशता का गुण होगा, वही कर सकता है। तो पोप तो करेंगे नहीं, रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम नहीं, बल्कि आंसर होगा आपका सी, यानी लुई 14वां। ठीक है, लुई 14 यह फ्रांस का सम्राट था। लुई 14 फ्रांस का सम्राट था और ऐसा सम्राट या ऐसा व्यक्ति जिसमें या तो सम्राट बने रहने की या राज्य का प्रमुख बने रहने की लालसा हो, या वह उसी को अपना सब कुछ मान लेता हो और फिर उसके विरुद्ध चाहे जितने भी प्रकार के विरोध हों, उन सब विरोध को दबाने के लिए उसे कितना भी निरंकुश क्यों न होना पड़े, वही ऐसी घोषणा कर सकता है। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां में भी यही गुण आ गया था और उसने यह अनाउंस किया कि मैं ही राज्य हूं, यानी उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतिहास में कि केवल उसी ने किया। इसी क्रम में मुसोलिनी भी आता है, इटली का मुसोलिनी, और इसी क्रम में जर्मनी का हिटलर भी आता है। दोनों ने ही अपने आप को राज्य समझ लिया था या राज्य से ऊपर समझ लिया था, और मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही तानाशाह थे, निरंकुश शासक थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है। हीगल, पुस्तंकी, कांट या फिर ग्रीन। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना। अच्छे जीवन की बाधाओं यानी अच्छा जीवन जिससे बनता है
उन सभी कार्यों के मार्ग में जो बाधाएं पहुंचती हैं उनको खत्म करना है या उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देना है। क्या किसका कथन है? हीगल का, बुसांके का, कांट का या फिर ग्रीन का? वास्तव में ऐसा स्टेटमेंट वही दे सकता है जो राज्य को एक आदर्शवादी संस्था मानता हो, जो राज्य को एक आदर्शवादी संस्था मानता है। और इस संदर्भ में कौन आएगा? ग्रीन। अब चूंकि स्टेटमेंट की बात हो रही है तो स्टेटमेंट के आधार पर तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम आदर्शवादी विचारधारा की बात करें तो आदर्शवादी विचारधारा हीगल के समय में अपने चरम पर थी। लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, तो स्टेटमेंट के आधार पर हम किसको मानेंगे? यहाँ पर ग्रीन को मानेंगे। ग्रीन आदर्शवादी विचारक था। इंपॉर्टेंट बुक थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये जो बुक थी बेसिकली यह इसके विभिन्न जो अलग-अलग समयों पर इसके जो भाषण दिए गए थे, स्पीचेस जो इसने दिया था, उसी का कलेक्शन थी ये बुक। और लेकिन भाषणों का संकलन या कलेक्शन होने के बावजूद भी राजनीतिक विचारधारा का अमूल साहित्य इस किताब को माना जाता था। राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल साहित्य इस किताब को माना जाता रहा है। ग्रीन इसी किताब में क्या कहता है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यानी वह मानता था कि राज्य का काम है व्यक्तियों को अच्छा जीवन देना, और उस अच्छे जीवन देने में जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को उसको जो है किसी भी प्रकार से खत्म किया जा सके, उन बाधाओं को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट अगला कैसा क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा, सदिच्छा से मतलब अच्छी इच्छा, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा या सही इच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी या फिर विकासवादी? या फिर विकासवादी। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर राज्य अपनी अच्छी इच्छा के आधार पर कार्य करे, यानी राज्य से अगर कोई आशा ये कर रहा है कि यह अपनी इच्छा से कार्य करे, अपनी अच्छी इच्छा से कार्य करे, तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो एक आदर्शवादी विचार ही लेके आएगा ना। यानी ऐसी विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा ही हो सकती है जिसमें यह कल्पना की जा रही है कि शक्ति के नहीं बल्कि शक्ति के आधार पर नहीं, शक्ति के दम पर नहीं, बल्कि अच्छी इच्छा के दम पर राज्य को विकासवादी बनाया जा सकता है। तो यह विचारधारा वास्तव में कौन सी विचारधारा है? आदर्शवादी विचारधारा है। तो इसका संबंध किससे है? आदर्शवाद से है। ठीक है। और इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में मैंने पहले बताया आपको टी.एच. ग्रीन थे। कौन थे? टी.एच. ग्रीन थे। और यह टी.एच. ग्रीन का ही स्टेटमेंट है। ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? ये टी.एच. ग्रीन का ही स्टेटमेंट है। टी.एच. ग्रीन ने ही कहा है कि राज्य को शक्ति के दम पर नहीं बल्कि अच्छी इच्छा के दम पर या सही इच्छा के दम पर आगे ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आदर्शवाद है, इसी संबंधित है। आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक या फिर व्यक्ति का समर्थक? आदर्शवाद किसका समर्थक है भाई? राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध कार्य करता है, राज्य व व्यक्ति का समर्थक है या व्यक्ति का समर्थक है? वास्तव में आप सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? व्यक्ति का समर्थक। आदर्शवाद जो है वो वास्तव में किसका समर्थक है भाई? ना ना ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। यानी जैसे अरस्तु कहता है वैसे ही आदर्शवादी भी कहते हैं। आदर्शवाद किसका समर्थन करता है? राज्य का समर्थन करता है। ठीक है। अब इनके अन्य समर्थकों में कौन कौन आते हैं? आदर्शवादी विचारक जो है वो कौन है? राज्य के समर्थक। और इनकी कांट आता है,
ईगल आता है, ग्रीन आता है, ब्रैडले आता है, कोसांके आता है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है वो आदर्शवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि सभी आदर्शवादियों की अपनी बात है, लेकिन आदर्शवाद का जो सबसे अधिक विस्तार हुआ है वो कब हुआ है? मैंने पहले बताया था, ईगल के समय में ही आदर्शवाद अपने कर्मोत्कर्ष पर था, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? जब मैं राजनीतिक विज्ञान या राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्रिस्ट, गार्नर, मेटलैंड, बकल। यह परिभाषा किसकी है? वास्तव में यह क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस और यानी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन ये दूसरे और विज्ञानों के बीच के की प्रकृति के निर्धारण से संबंधित है। यानी जितने भी विषय लगभग लगभग हुए हैं इनमें कहीं ना कहीं उनकी प्रकृति को लेकर के विवाद रहा है, और मुख्य रूप से इस बात का विवाद रहा है कि उनकी प्रकृति विज्ञान प्रकृति है या उनकी प्रकृति कला प्रकृति है। अब चूंकि राजनीति विज्ञान में विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है तो अब अरस्तु जैसे विद्वान तो इसको विज्ञान विषय ही मानते थे। यहाँ तक कि अरस्तु ने ये तक कहा है कि यह सभी विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते। कुछ प्रबल आलोचक रहे हैं और उन आलोचकों में मेटलैंड भी हैं और बकल भी है। मेटलैंड भी हैं और बकल भी हैं। ये स्टेटमेंट स्पेशली मेटलैंड का है, चूंकि स्टेटमेंट है इसलिए मेटलैंड आएंगे। वैसे इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता बकल ने भी दिया है, जिसको मैं आगे ले रहा हूं अभी। फिलहाल यहाँ पर मेटलैंड को समझिए। मेटलैंड विज्ञान बनाने के प्रबल आलोचक थे, लेकिन वे एक दूसरी बात कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर जब मैं क्वेश्चंस पेपर्स को देखता हूं, क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखता हूं तो मुझे बार-बार यह तकलीफ होती है कि जो यह पॉलिटिकल साइंस पेपर के ऊपर लिखा है, राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है, यह बिल्कुल भी नहीं लिखा होना चाहिए। इसीलिए कई विद्वान इसको हिंदी में राजनीति शास्त्र कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं, ना कि राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र। ठीक है? बहरहाल मेटलैंड इसको कला विषय मानना चाहते थे, विज्ञान विषय बिल्कुल भी नहीं मानना स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? मेटलैंड, बकल, लिकॉक या फिर गेटेल? अभी मैंने पहले ही बताया कि मेटलैंड का स्टेटमेंट था, वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यह भी स्टेटमेंट ही है। किसने कहा? तो स्टेटमेंट यह बकल का है। किसका स्टेटमेंट है? बकल क्या कहते हैं? बकल तो बहुत जबरदस्त आलोचक रहे हैं। जैसे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो बायोलॉजी में कई तरह के सिद्धांत रहे हैं। उनमें एक सिद्धांत था अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत। तो अगर हम विकास की अवधारणा वाले सिद्धांत को पढ़ें तो उनमें ये जो अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत था, जिसको कि लेमार्क ने दिया था, उस सिद्धांत की प्रबल आलोचना किया था एक वैज्ञानिक थे बीजमान। तो बीजमान ने क्या कहा था? बीजमान ने करीब 21-22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काट दी और वो ये इंतजार करते रहे कि अगली जो पीढ़ी आएगी उनमें चूहों की पूंछ धीरे धीरे गायब हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिनमें पूंछ काट दी गई है वे तो पूंछ का उपयोग किए नहीं कभी। लेकिन उन्होंने रिजल्ट में ये देखा कि उनकी पूंछ गायब तो छोड़ो, किसी की पूंछ छोटी होती हुई भी दिखाई न पड़ी। इसी तरह से बकल भी कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये जो कला है ना, अगर इसको हम कला विषय भी मान लें
तो उसमें सबसे पिछड़ी हुई कला माने, यानी इन्होंने घनघोर बेइज्जती करी ऐसे लोगों की जो राजनीति को विज्ञान विषय मानते थे। ठीक है, स्टेटमेंट है किसका ये? बकल का। मेटलैंड और बकल दोनों का स्टेटमेंट आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? अब वुड्रो विल्सन के बारे में जान लीजिए। वुड्रो विल्सन ये तो राजनीति विज्ञान के ही प्रोफेसर, लेकिन इन्होंने लोक प्रशासन विषय राजनीति विज्ञान से अलग करके लोक प्रशासन विषय को एक पृथक विषय बनाने की वकालत किया था, और इसीलिए एक शास्त्र के रूप में इनको लोक प्रशासन का पिता या लोक प्रशासन का पितामह कहा जाता है। बहरहाल ये बाद में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के गवर्नर बने थे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, काफी पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं। वुड्रो विल्सन साहब ये मानते हैं कि राज्य के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक होते हैं उसके ऐच्छिक कार्य यानी अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य यानी अनिवार्य कार्य, इनको राज्य को करना ही करना चाहिए। लेकिन दूसरा जो कार्य होता है, इन्होंने ये कहा कि दूसरा कार्य जो होता है, एक है ऐच्छिक कार्य और दूसरा कार्य क्या है? सॉरी, अनिवार्य कार्य। मैंने 2 बार उसको बोल दिया। एक ऐच्छिक कार्य है, दूसरा क्या है? अनिवार्य कार्य। तो अनिवार्य कार्य तो वो है जिनको करना ही करना है राज्य को, उसमें कोई इफ बट नहीं है। जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटारा करना, मनुष्य द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के समझौतों का पालन कराना, ये सब कैसे कार्य होते हैं? ये सब अनिवार्य कार्य होते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं राज्य के, तो उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, वे किए जाएं या फिर ना किए जाएं। जैसे अब ट्रैफिक व्यवस्था है, अच्छी रोडों का निर्माण है, अच्छे स्टेशंस का निर्माण है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, पेयजल की व्यवस्था है करना है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कानून बनाना है। अब कानून कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अनिवार्य होते हैं, तो अनिवार्य कार्य में आ ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सरकार चाहे तो बनाए, रहे ना तो ना बनाए। जैसे श्रम कानून है, यहाँ पर चूंकि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक लेना है। तो अगर हम श्रम कानून की बात करें, तो भाई श्रम कानून भी ऐसे ही हुए ना। अब किसी सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि श्रम कानून वो अच्छा बनाए, श्रम कानून वो जो है पर बहुत ध्यान दे, या उन कानूनों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे, या उनमें समय के अनुसार परिवर्तन करे। तो वास्तव में यह तो सरकार की जो है राज्य सरकार या राज्य दोनों के यहाँ के पूरक हैं, एक ही हैं, तो राज्य का ऐच्छिक कार्य ही यह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? यानी चिंतक यह मानता है कि राज्य ना तो ईश्वर की रचना है, और ना ही यह बल से प्राप्त किया गया है, ना ही किसी प्रस्ताव या सम्मेलन से यह बना हुआ है, और ना ही यह परिवार यानी रक्त संबंध के मात्र विस्तार है। ऐसा भी नहीं है। यह कथन किसका? गाइकर का, वागनर का, गेटेल का, या फिर मॉर्गन का? किसका स्टेटमेंट है ये? वास्तव में ये स्टेटमेंट है हॉर्नर का। कार्नर कार्नर क्या कहता है? कार्नर राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करता है। राज्य की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए आप जानते हैं समय समय पर कई प्रकार के सिद्धांत आए। उनमें दैवीय सिद्धांत भी था, सत्य सिद्धांत भी था, सामाजिक समझौता सिद्धांत भी था, पैतृक सिद्धांत या मातृक सिद्धांत भी था। लेकिन वास्तव में ये सभी सिद्धांत राज्य के विकास की वास्तविक व्याख्या या पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य सिद्धांत या सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला सिद्धांत है, वह ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत है। और आप जानते हैं इसी सिद्धांत का समर्थक अरस्तु भी था। अरस्तु भी इसी सिद्धांत का समर्थन करता है। इसी सिद्धांत के समर्थन में गार्नर भी यह कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की रचना है,
ना प्रस्ताव सम्मेलन से बना है, ना परिवार का मात्र विस्तार है। ठीक है, यह कैसा है? यह क्रमिक विकास से उत्पन्न हुई एक ऐतिहासिक रचना है। यानी लगातार विभिन्न प्रकार की घटनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य बना और अपने विकासीय क्रम में यह लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मैकाइबर के अनुसार मैकाइबर के अनुसार राज्य को मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? अब जैसे अभी ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही से यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। मैकाइबर कह रहा है कि राज्य को निम्न में से कौन सा कार्य करना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास में आपने कुछ ऐसे शासकों को पढ़ा होगा जिन्होंने कुछ काम को करने पर प्रतिबंध लगाया, किसी ने कुछ काम पे प्रतिबंध लगाया तो किसी ने कुछ कुछ कार्य पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर मैकाइबर कोट कर रहा है कि राज्य को कुछ कार्यों पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए या इससे संबंधित कार्य राज्य को करना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ लीजिए साफ-साफ, पहले ही आपको तुरंत मिल जाएगा इसका आंसर। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। शोषण यहाँ पर शब्द सही नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शब्द होगा वास्तव में, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अब अगर नीचे से देखें इसको हम, तो क्या कहेंगे? भाई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो राज्य को करना ही चाहिए। कानून व्यवस्था का प्रबंध करना राज्य का पहला काम है। पुस्तकालयों की व्यवस्था आदिकाल से होती आ रही, होना चाहिए, राज्य का काम है। जितना लोग ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। लेकिन साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, एक तरफ पुस्तकालयों की व्यवस्था और एक तरफ कह रहे हैं साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी मैकाइबर स्पष्ट करता है क्या चीज, कि राज्य को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो आप सीधे कह सकते हैं कि साहित्य एवं कला पर इसको नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह किसने कहा है, या इस उद्धरण के लेखक कौन है? राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो का, अरस्तु का, कुछ अज्ञात यूनानी विचारकों का, या फिर सोफिस्ट का? यह स्टेटमेंट है अरस्तु का। स्टेटमेंट किसका है? ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर सोफिस्ट लिख दिया गया है, जो कि गलत है। इवन एक बार क्वेश्चन में जो है उसको कमीशन ने भी सोफिस्ट मान लिया था, ये कि बाद में उसका अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा, अरिस्टोटल होगा। अरस्तु साफ-साफ कहता है कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। नेक्स्ट, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? इसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। हीगल, लॉस्की, सेवाइन या फिर ग्रीन? हीगल, लॉस्की, सेवाइन या फिर ग्रीन? किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? स्टेटमेंट है ये सेवाइन का। सेवाइन यह मानता है कि जिस प्रकार से अरस्तु आदर्श राज्य की बात करता है, वास्तव में थोड़ा-सा अगर उसमें हम अमेंडमेंट करें, तो वही प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाता है। वास्तव में प्लेटो जिस तरह के दार्शनिक राजा और विद्वान राष्ट्र की कल्पना करता है, अरस्तु कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा संशोधन कर देता है। तो अगर दोयम दर्जे का राष्ट्र जो है प्लेटो का होगा, तो वह अरस्तु के आदर्श राज्य जैसा ही होगा, ऐसा सेवाइन का मानना था। लेकिन में कुछ और लोग भी कुछ कहते हैं, जैसे फोस्टर, ई.एम. फोस्टर की बात करें, ई.एम. फोस्टर, तो फोस्टर साहब लिखते हैं अरस्तु के बारे में कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान, सभी प्लेटोवादियों में अरस्तु क्या था? प्लेटो का शिष्य था। तो यह फोस्टर का स्पष्ट कहना यह है कि प्लेटो के विभिन्न शिष्यों में अरस्तु सबसे महान शिष्य था। जैसे
सुकरात के सभी प्रमुख शिष्यों में प्लेटो महान था, ऐसे ही प्लेटो के सभी प्रमुख शिष्यों में अरस्तु महान था। लेकिन वहीं पर सेवाइन एक और स्टेटमेंट देता है, लगे हाथ आप इसको भी देख लीजिए। सेवाइन कहता है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए, से कई क्वेश्चन निकलते हैं। अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। सेवाइन मोस्टली अरस्तु की यह माना जाता है कि अरस्तु आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, लेकिन सेवाइन थोड़ा अलग बात करता है। सेवाइन कहता है कि अरस्तु आदर्श राज्य की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि बल्कि राज्य का क्या आदर्श होना चाहिए इसकी व्याख्या करता है। दोनों बात एक ही है, एक के द्वारा पहले को प्राप्त किया जा सकता है और पहले के द्वारा दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है, या उसका उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, या उद्देश्य और क्रिया हो सकता है। लेकिन सेवाइन बहुत स्पष्ट करता है कि अरस्तु जो है वो आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। एमपी फॉलेट और हीगल में लड़ाई यहां हो सकती है, आप कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ने इसके आत्मा और राज्य के संबंधों के बारे में कहा है। आपका आंसर क्या होगा? हीगल होगा, बी होगा इसमें आंसर, ठीक है। क्या कहता है हीगल, इसका मतलब क्या है जरा इसको समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पर हीगल की बात भी करेंगे और थोड़ा सा यहीं पर हम एमपी फॉलेट की भी बात कर लेते हैं, जिससे आपको यहीं पर दोनों का अंतर भी मालूम चल जाए और आगे भी क्वेश्चंस आपको इससे दूसरे सॉल्व कर सके, ठीक है। जो हीगल कहता है जरा उसको थोड़ा समझ लीजिए आप। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या आप जानते हैं हीगल भी करता है, प्लेटो भी करता है, एमपी फॉलेट भी करती है, ग्रीन जैसे महान दार्शनिक भी करते हैं। अगर हम आदर्शवादी व्याख्या की बात करें, आदर्शवादी व्याख्या जो है जो राज्य की है उसकी बात करें, तो यह मानती है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। आदर्शवादी व्याख्या राज्य की क्या मानती है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है, यानी स्वयं राज्य स्वयं में क्या है? नैतिक है, राज्य स्वयं में नैतिक है। हीगल क्या कहता है? हीगल कहता है कि राज्य एक संसार है जिसकी बनाती है, और यह स्टेटमेंट वह देता है जिसमें अपनी पॉपुलर बुक न्यू स्टेट में, न्यू स्टेट में यह स्टेटमेंट वह लिखता है, यानी यह जो है न्यू स्टेट नामक रचना में कहा है कि राज्य एक संसार जिसकी आत्मा अपने लिए बनाती है। लेकिन यहीं पर हैं लगभग इसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट देती हैं। एमपी फॉलेट लिखती हैं कि थोड़ा सा यहाँ एक मिस्टेक हो गई, कि जो न्यू स्टेट है ये एमपी फॉलेट की रचना है। न्यू स्टेट जो है ये एमपी फॉलेट की रचना है, जबकि हीगल जो है वो, जो हीगल है वह यह स्टेटमेंट एक स्पीच में देता है, एक भाषण में देता है, और उससे यह स्टेटमेंट लिखा गया है। एमपी फॉलेट ने न्यू स्टेट में इसको लिखा हुआ है, और वो क्या लिखती हैं कि मेरी आत्मा का निवास स्थान, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। एमपी फॉलेट क्या कहती हैं न्यू स्टेट नामक किताब में कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है, जबकि हीगल क्या कहता है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ठीक है। तो दोनों में एक बेसिक अंतर है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधि तथा शिष्य, राज्य विधि का शिष्य तथा जनक दोनों ही है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है मैकाइबर से, ऑस्टिन से, हॉब्स से या फिर क्रैब्स से? किससे संबंधित है? राज्य विधि का यानी कानून का शिशु भी है और जनक भी है, यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? बताइए भाई। मैकाइबर से, ऑस्टिन से, हॉब्स से या फिर क्रैब से? इसमें उत्तर हो जाएगा ए मैकाइबर।
मैकाइवर यह कहता है, और किस बुक में कहता है? द मॉडर्न स्टेट में कहता है। अब यहाँ मिलता-जुलता है। अभी मैंने बताया द न्यू स्टेट एमपी फॉलेट की है, लेकिन वहीं पर द मॉडर्न स्टेट या फिर केवल मॉडर्न स्टेट ये किसकी है? मैकाइवर की बुक है। मॉडर्न स्टेट में द मॉडर्न स्टेट में मैकाइवर बहुलवाद के सिद्धांत की तर्कयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है? बहुलवाद सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह कहता है, तो राज्य है वह जनक भी है, और किसका? विधि का जनक भी है, और विधि का शिशु भी है। दरअसल राज्य के द्वारा ही विधि बनाई जाती है, और अगर कोई रचना किसी के द्वारा बनाई जाती है तो बनाने वाला जनक हो जाता है, और रचना क्या होती है? शिशु हो जाती है। तो राज्य चूंकि कानून बनाता है, इसलिए वह जनक हो गया, यानी उसका पालनकर्ता हो गया। लेकिन राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों से कहीं न कहीं स्वयं भी राज्य नियंत्रित हो जाता है। स्वयं भी राज्य नियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे में विधि राज्य की शिष्य हुई, राज्य जनक हुआ, लेकिन यहाँ उल्टा भी क्या हो गया कि जो विधि हो जाती है वह जनक की तरह राज्य को नियंत्रित करने लगती है। ठीक है? तो यहाँ पर व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की आधुनिक राज्यों की स्थिति, वास्तव में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? पार्कर, जाइस, डुबर्जर, थॉमस हेयर। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। समूह बनाम राज्य की स्थिति होती जा रही है। समूह बनाम राज्य। अब अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से एक स्टेटमेंट और भी आपको याद आ सकता है। ठीक है? एक स्टेटमेंट और आ सकता है। ये स्टेटमेंट तो किसका है भाई? मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें नाम स्पेंसर का होता तो यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन पड़ सकता था। स्पेंसर क्या कहता है? स्पेंसर ने इसी तरह की एक और बात कही हुई है, जिसमें उसने कहा है व्यक्ति बनाम राज्य। क्या कहा है? व्यक्ति बनाम राज्य। यानी व्यक्ति बनाम राज्य की अवधारणा स्पेंसर ने दिया है, लेकिन समूह बनाम राज्य की अवधारणा कौन देता है? समूह बनाम राज्य की अवधारणा पार्कर देता है। कौन देता है? पार्कर देता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा। पार्कर कहता है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्य हो जा रही है। होता क्या है कि अपने व्यक्तिगत हितों के लिए छोटे-छोटे राज्य एक समूह बना लेते हैं, ठीक है? और यह समूह जो है दूसरे राज्य से मिल करके क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। जैसे भारत में मान लीजिए चाइना का हित है, चाइना भी कहीं न कहीं भारत के विरुद्ध है, तो पाकिस्तान भी कहीं न कहीं भारत के विरुद्ध है। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल करके एक क्या बना लें? समूह बना लें, जो कि बना ही है, और वह भारत के विरुद्ध कार्य करें। तो ये क्या हो गया? समूह बनाम राज्य हो गया। यानी एक राज्य के खिलाफ कुछ दूसरे राज्य मिल करके आपस में समूह बना के काम करें। लेकिन जो स्पेंसर कहता है व्यक्ति बनाम राज्य, यह दूसरी बात है। राज्य और व्यक्ति के संबंधों के बीच में यह बात करता है कौन? स्पेंसर। जबकि समूह बनाम राज्य की व्याख्या कौन करता है? पार्कर करता है। अगला क्वेश्चन सॉरी। इसमें आपको सुमेलित करना है, मिलाना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं और आगे थिंकर्स दिए गए हैं, कहीं कौन सुमेलित नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है। तो नहीं है वाली ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये गांधी जी का स्टेटमेंट है या नहीं? बिल्कुल, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, गांधी जी ऐसा कहते हैं। दूसरा है राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। यह कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। वह राज्य को क्या मानता है?
वह मानता है, इसीलिए राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहता वो। कार्ल मार्क्स यह मानता है कि राज्य ही कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है और राज्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है जिससे कि जो प्रभुत्व वर्ग है, जो एलीट क्लास है, पूंजीपति वर्ग है, उसके अधिकार को बनाया जा सके, क्योंकि राज्य के पास बल होता है, शक्ति होती है और उस शक्ति के दम पर वह क्या कर सकता है? दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है राज्य समुदायों का समुदाय है। कौन कहता है? लॉस्की कहता है, नहीं कहता इस स्टेटमेंट को? कहता है बिल्कुल। राज्य को समुदायों का, विभिन्न समुदायों का समुदाय मानता है कौन? लॉस्की। ठीक है? ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें? डी कह रहा है राज्य व्यक्ति से पहले है। मैकियावेली नहीं, ये गलत है। राज्य व्यक्ति से पहले है, मैंने अभी यही बताया था स्टेटमेंट आपको। वास्तव में यह स्टेटमेंट है अरस्तू का। किसका स्टेटमेंट है? अरस्तू का स्टेटमेंट है। अरस्तू कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है? यानी राज्य का अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है, राज्य से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। व्यक्ति से राज्य बनता जरूर है, लेकिन व्यक्ति के लिए राज्य समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? पहले के सेट में जो हमने कराए हैं, इसीलिए आप जितने भी टीजीटी पीजीटी के सेट भी हमारे पुराने पड़े हुए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। एलटीजीआईसी के तो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं, स्पेशली जो एलटीजीआईसी में स्पेशली पूछे गए हैं या उससे पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा जो सेट पड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी का, उसको भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन सब लगभग वही होते हैं, उससे मैक्सिमम टॉपिक आपके तैयार होंगे। लगभग 75 सेट हमारे पड़े हुए हैं। लिस्ट आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको तो मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के भी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के भी और बाकी एलटीजीआईसी सीरीज हम चला ही रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगी चीजें ऐसी। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें जीवन का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी धर्म का अधिकार। वह धर्म के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है, और कुछ नहीं सोचना इसमें, आगे बाद में व्याख्या करेंगे इसकी हम। धर्म के अधिकार को वह प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? लॉक नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन किसका है? लिकॉफ का, मैकाइबर का, जैक्स का या फिर गैटल का? ये स्टेटमेंट है मैकाइबर का, ये होगा इसमें आंसर। ठीक है? मैकाइबर क्या कहता है कि जो ब्लड रिलेशन है उसी से समाज बनता है। ठीक है? यानी माता पिता, भाई बहन, फिर आगे, इस तरह से जो परिवार का विस्तार हो जाता है, रक्त संबंध के आधार पर परिवार बनता है और परिवार का विस्तार ही समाज हो जाता है। और जब समाज धीरे 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 और बड़ा होता जाता है, विभिन्न प्रकार के समुदाय बन जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कॉलोनियां बन जाती हैं, तो अल्टीमेटली वही क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है या स्टेट बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। ठीक है? तो आज के लिए आपके को लिए 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट करके बताइए हम लोग बेहतर कर रहे हैं या आप कुछ और एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं। ठीक है? कहीं कोई कमी हो तो भी आप लोग हमको बता सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।